गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शंस देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। कि किसी पदार्थ की आंतरिक संरचना के निर्धारण के लिए पहले उनके अनेक गुणधर्मों जैसे पृष्ठ तनाव, श्यानता, अपवर्तनांक आदि का उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में अपन क्या यूज़ लेते हैं, विवर्तन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ लेते हैं। ठीक है, अगर अपन किसी भी मैटर के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अगर अपन ने उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करना होता है तो पहले अपन क्या पृष्ठ तनाव, श्यानता और अपवर्तनांक आदि को अपन यूज़ में लेते थे। इन पैमानों का अपन उपयोग करते थे उसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन में। लेकिन एट प्रेजेंट में अपन विवर्तन या स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ लेते हैं। पदार्थ की आंतरिक संरचना का निर्धारण उसके अवशोषण या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के विश्लेषण द्वारा करना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाता है। पदार्थ की आंतरिक संरचना का अध्ययन अवशोषण या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा द्वारा करना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाता है। इस प्रकार स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तकनीक है जिसके अंतर्गत अपन क्या विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उपयोग लेते हैं और उन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अपन किसी भी पदार्थ के ऊपर गिराते हैं। जब फिर उसके वो अब वो पदार्थ जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपन गिरा रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कितनी एब्जॉर्ब करती हैं और कितनी वापस से उत्सर्जित करती है। ठीक है, उन अवशोषित और उत्सर्जित किरणों का अगर अपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करें और फिर उसका अध्ययन करके हम उस पदार्थ की क्या आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। तो अवशोषण या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की अगर उत्पत्ति की बात करें, सबसे पहले तो क्या होता है कि अणु में आणविक परतों के मध्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर के कारण अवशोषण या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बनते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन क्या अवशोषण या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके ही उसकी आंतरिक संरचना के बारे में बता सकते हैं। तो सब अपन देखते हैं कि अणु के आणविक परतें हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण क्या होता है, अवशोषण या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बनते हैं। ठीक है, कि यदि इलेक्ट्रॉन निम्न आणविक तल में से उच्च आणविक तल में स्थानांतरित होते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिससे ऊर्जा अवशोषण स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पदार्थ है, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी नॉर्मल अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, निम्न आणविक अवस्था में रहते हैं। ठीक है, जैसे उसको किसी भी प्रकार की एनर्जी मिली तो वो निम्न आणविक अवस्था से किसमें उच्च आणविक अवस्था में चले जाएंगे, जिसमें वो क्या करेंगे, इस प्रोसेस के अंदर जो एक्सटर्नल अपन ने एनर्जी प्रोवाइड करवाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, वो उनको अवशोषित करेगा और इससे जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रा। जबकि इलेक्ट्रॉन उच्च आणविक तल से निम्न आणविक तल में जब वापस आता है तो ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जित स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब जो निम्न आणविक तल से उच्च आणविक तल में गया है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, वापस वो हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किए वापस उसको रिलीज करेगा। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करने के बाद में जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है वापस जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आता है, तब वो जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अगर अपन इसको डायग्मेटिकली समझते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जब हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा तो एच न्यू एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की। ठीक है, जब वापस वो दूसरे डायग्राम में देखते हैं कि जब वापस वो हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आता है तो वापस एच न्यू उसने एनर्जी रिलीज कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार विभिन्न अवशोषण व उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त करना तथा उनका विश्लेषण कर फिर पदार्थ की आंतरिक संरचना का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अंतर्गत क्या करते हैं, हम किसी भी पदार्थ को विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी जिसकी वजह से उसके आणविक स्तर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इस टेक्निक के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जाएंगे। इस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, अब वापस जब एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के आएंगे अंदर आते हैं, ठीक है, तो जो ऊर्जा उन्होंने पहले अवशोषित की थी वापस उसको रिलीज करेंगे अर्थात उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, जब ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रा।
ठीक है? और जो वापस हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जब वो आते हैं, ठीक है? ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, तो उस कंडीशन में जब हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। फिर इन दोनों स्पेक्ट्रम का जो हम अध्ययन करते हैं, जिस तकनीक के अंतर्गत अध्ययन करके हम पदार्थ की आंतरिक संरचना का निर्धारण करते हैं, उस तकनीक को क्या कहते हैं हम? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यह तकनीक वर्ण नियमों अर्थात सिलेक्शन रूल पर आधारित है। अलग-अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलग-अलग सिलेक्शन रूल होते हैं। वर्ण नियम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, मतलब बैकबोन है वर्ण नियम। सिलेक्शन रूल्स जो होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की बैकबोन्स होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखते हैं पदार्थ का वर्ण विक्षेपण। ठीक है? सूर्य का श्वेत रंग 7 रंगों का समूह होता है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें उपस्थित विभिन्न तरंग-दैर्ध्य वाली विकिरणें अलग-अलग होकर तरंग-दैर्ध्य के अनुसार पर्दे पर जमा हो जाती हैं, जिससे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। अब वक्त वर्ण विक्षेपण के अंदर ये बता रखा है कि जब कोई भी अगर अपन सनलाइट लें, सनलाइट को अगर अपन प्रिज्म में से गुजारे तो क्या होगा? प्रिज्म उसकी जो सनलाइट के अंदर जो 7 कलर मौजूद है विबज्योर, ठीक है? उन सातों कलर को अलग-अलग डिफ्रैक्ट कर देगा वो, ठीक है? विवर्तित कर देगा अपनी उसकी तरंग-दैर्ध्य के अनुसार, ठीक है? जिसे अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा विकिरणों का इस प्रकार तरंग-दैर्ध्य के अनुसार अलग-अलग होना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। डायग्राम के अंदर देखते हैं कि कोई भी सनलाइट है, अगर उसको प्रिज्म से गुजारें, तो वो अपनी तरंग-दैर्ध्य के अनुसार अलग-अलग रंगों में विभक्त हो जाती है और एक स्पेक्ट्रम मिलता है, जो विबज्योर के अनुसार होता है, ठीक है? इसको अपन क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लाल रंग का तरंग-दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, अतः इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए इसको अपन इंडिकेटर लाल रंग कहते हैं, ठीक है? अगर अपन तरंग-दैर्ध्य की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तो जो रेड रंग होती हैं सन की लाइट के अंदर, उसकी जो तरंग-दैर्ध्य होती है वो सर्वाधिक होती हैं, लेकिन उसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, ठीक है? इसलिए अपन लाल रंग को इंडिकेटर लाल रंग भी कहते हैं। सूर्य का प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय विकिरणें होती हैं, जो कि तरंगों के रूप में गति करती हैं। तदर्शीय प्रकाश के अलावा विद्युत चुम्बकीय विकिरणें अनेक प्रकार की होती हैं, ठीक है? सनलाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह फंक्शन करती हैं और अगर वो सन के अलावा अगर अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो कौन-कौन सी होगी? कॉस्मिक रे, ठीक है? यूवी रे, गामा रे, एक्स रे, अवरक्त किरणें और रेडियो विकिरणें होती हैं। इस प्रकार सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से पदार्थ के लिए अवशोषण व उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग अपन क्या करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग अपन विकिरणों का यूज़ लेकर अवशोषण व उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? जिनका उपयोग अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण कि आवेशित कण का किसी विद्युत क्षेत्र में त्वरित त्वरण करने से विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होते हैं, ठीक है? अगर किसी भी आवेशित कण को अपन विद्युत क्षेत्र में उसका त्वरण करें, तो क्या होगा? अपन विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक समय में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है? तो किसी भी अगर आवेशित कण को अपन अगर त्वरित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं और अगर विद्युत क्षेत्र में अगर एकांक समय में अगर अपन परिवर्तित करें तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र में एकांक समय परिवर्तन करने से क्या होता है? विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं? स्रोत का काम करते हैं और परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है? दोनों ही क्षेत्र तरंगों के रूप में त्रिविम में गति करते हैं, जिसे अपन विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं, ठीक है? जो दोनों क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, दोनों के एकांक समय परिवर्तन करने से क्या करते हैं? दोनों त्रिविम में गति करते हैं, ठीक है? तो स्टेरिक रूप से गति करेंगे 3D रूप में, ठीक है? इसके इस प्रकार जो प्रकाश उत्पन्न होता है, दोनों के स्रोत के रूप में कार्य करने से वो क्या कहलाता है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहलाती है, ठीक है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के दोनों घटकों के सभी गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के जो दोनों घटक है अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र है, उनके जो घटक के जो सभी गुण होंगे, सब उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो समान होती है, जैसे कि तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, गति और आयाम।
ठीक है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण कैसे गति करती है? त्रिविम में गति करेगी, ठीक है? जैसे कि ब डायग्राम में देख के रखा है कि इस तरीके से ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें गति करती हैं, ठीक है? जो ज़ेड बता रखा है वो तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो वाई बता रखा है वो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? दोनों एक-दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है? ये दोनों ही एक-दूसरे के लंबवत आपस में एक-दूसरे के साथ में स्रोत का कार्य करके, दोनों ही मिलकर के क्या करती हैं? चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ़ॉर्मेशंस करती हैं, ठीक है? यदि तरंग के संचरण की दिशा एक्स दिशा पर माने तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र वाई-जेड तल पर तथा चुंबकीय क्षेत्र एक्स-वाई तल पर होता है, ठीक है? अब इसमें कोऑर्डिनेट बता रखे हैं कि अगर कोई भी वेव्स किस एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, ठीक है? तो उस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स जेड कोऑर्डिनेट के अंदर होगा, ठीक है? और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर होता है। इस प्रकार कणों के कंपनों से प्राप्त तरंगों को विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं, जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मिनट पर सेकंड, ठीक है? इस प्रकार जो कंपन होते हैं कणों के अंदर उससे की तरंगों को कंपनों के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? ईएम वेव्स होती हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेजोनॉफ स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं। देखते हैं कि विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनकी बढ़ती हुई तरंगदैर्ध्य या घटती हुई आवृत्ति के अनुसार जमाने पर जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसे अपन विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है? मतलब जो भी तरंगदैर्ध्य हमें मिली है विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से, ठीक है? कि विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अगर उनकी या तो बढ़ती हुई तरंगदैर्ध्य के अनुसार उनको अरेंज करें या फिर आवृत्ति के अनुसार उन्हें जमाएँ, ठीक है? तो ये जो सीरीज़ हमें मिलती है, इस सीरीज़ को अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा-सा पोर्शन होता है, जिसका तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों का समूह होता है, जिसमें विभिन्न रंगों वाली विकिरणें तरंगदैर्ध्य के अनुसार क्रम में व्यवस्थित रहती है, जिनका क्रम क्या होता है? विबज्योर होता है। अब अपन अगर ईएम स्पेक्ट्रम की बात करें, ईएम स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो भी हम लाइट यूज़ ले रहे हैं, ठीक है? उन लाइट के अंदर अगर अपन विवर्तन करें, ठीक है? उन लाइट्स के अंदर जो भी अलग कलर मौजूद हैं, उनको उनके तरंगदैर्ध्य के अनुसार या फिर आवृत्ति के अनुसार अरेंज करते हैं, ठीक है? तो एक स्पेक्ट्रम मिलता है, जो कि क्या कहलाता है? ईएम स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है? अब इस उदाहरण लेके बता रखा है कि जैसे एक दृश्य प्रकाश है, ठीक है? वो भी एक ईएम स्पेक्ट्रम का क्या है? पोर्शन होता है, जो कि जिसमें 7 कलर मौजूद होते हैं। अगर उन 7 कलरों को अगर अपन उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अनुसार अरेंज करें, तो किस प्रकार होता है देखते हैं। ये एक ईएम स्पेक्ट्रम का डायग्राम बना रखा है, जिसमें देखिए कि जो स राइट की तरफ चले लेफ्ट टू राइट तो वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है? और ल राइट टू लेफ्ट चले तो फ्रीक्वेंसी घट रही है, अर्थात वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक-दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है? और इसमें जो विज़िबल लाइट है, इसको वापस से अगर डिफ्रैक्ट करके देखें, तो इसके अंदर 7 कलर मौजूद हैं, जिनकी जो वेवलेंथ है कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर पर, अर्थात जो 7 कलर हैं, ठीक है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है? इनकी जो नैनोमीटर की अलग-अलग होती है, वेवलेंथ का मान अलग-अलग होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी बता रखी है यहाँ पर? रेड कलर की, और सबसे कम वायलेट की, ठीक है? उसी प्रकार अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो ईएम वेव्स के अंदर कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, ठीक है? इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ठीक है? अलग-अलग होती है। माइक्रोवेव्स, ठीक है? और एफएम और एएम रेडियो वेव्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति तथा लक्षण। इसको हम अपने अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।